Good morning, student. Now, welcome in your bio class. So, today we will continue chapter 13. Why do we fall ill? Where we have read health and its failure, significance of the health. We have read some personal and community issues. Both matter for health. Then disease between difference between the health and disease free. Now today's topic disease and its cause. So disease और उसके cause क्या होते हैं. I think in previous I thought that in previous lecture we have give some important points from 13.2 disease and causes. Again I will conclude this points in some few words. Disease and its causes. What does disease looks like? Let us now think a little more about disease. In the first place, how do we know that there is a disease? पहले हमको ये पता करना है कि disease क्या है. इन अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी. मतलब कैसे हमको डिजीज़ पता चलेगी? जब हमारी बॉडी में कुछ रॉन्ग हो रहा होगा, कुछ अनईजी सा हो रहा होगा. देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी. अब ये किस लेवल पर इशू हो रहा है? तो टिश्यू सिस्टम. देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़, आपको पता है मिलियंस ऑफ सेल हैं, सेल अनकाउंटेबल हैं. फिर सेल से टिश्यूज़ बन रहे हैं. क्लियर? द टिश्यू मेक्स अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम. और ये टिश्यूज़ क्या बना रहे हैं? हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं. मीन्स ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट होती है. क्लियर? और बॉडी फंक्शन प्रॉपर वे में चलता है. Each of the organ system has specific organ of its parts. अब आपको ये भी पता है कि ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन होता है, ठीक है ना. हर ऑर्गन उसका एक पार्ट होता है एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन. हर ऑर्गन का एक फंक्शन होता है. अब फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है. तो डिजीज़ किस जगह पर है? मीन्स फॉर एग्जांपल्स इंटेस्टाइन है और ये क्या काम कर रहे हैं? पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड. क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि इनमें कहीं फॉल्ट है तो बॉडी हमारी कहीं ना कहीं क्या पर अनईजी सा फील करेगी, ठीक है. व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़, either the functioning and appearance of one or more system of the body will change for the worse. तो ये किसी का भी एक फंक्शन यदि डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे जो कि कैसे होंगे? वर्स चेंजेस होंगे. दीज चेंजेस गिव्स राइज अ सिम्टम्स. और यही हम सिम्टम्स देंगे. जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे ही नहीं आ रहे हैं. सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के ऑर्गन्स में कुछ चेंज हो रहा है. क्लियर? और जो सिम्टम्स हैं वो ये शो करते हैं कि वी फील एज बीइंग रॉन्ग. हमको कुछ कन्वीनियंट फील हो रहा है. सो वी हैव टू, जैसे फॉर एग्जांपल हेडेक. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी हेडेक होता है ना. तो कभी थकान के कारण हेडेक हो रहा है, कभी आप टाइम पे खाना नहीं ले रहे हो तब हेडेक हो रहा है. और जब आप इन प्रोसेस को कर लेते हो तो आपका हेडेक क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है. तो यदि हेडेक नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या गलत चल रहा है ना. तो बॉडी के अंदर जो चीज़ भी रॉन्ग है वो सिम्टम्स के थ्रू ही पता चलेगी. क्लियर स्टूडेंट? तो सिम्टम्स मस्ट होते हैं. यदि सिम्टम्स नहीं आएंगे तो हम डिजीज़ के बारे में नहीं पता कर सकते हैं और हमारी बॉडी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रप्चर होती जाएगी. बॉडी ऑर्गन्स उसके ख़राब होते जाएंगे यदि सिम्टम्स नहीं आएंगे. तो सिम्टम्स आर एसेंशियल. क्लियर? साइन ऑफ डिजीज़ आर what physician makes look for in basis of symptoms. अब सिम्टम्स, अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे सिम्टम्स पूछा, डॉक्टर ने सिम्टम्स चेक किया. आफ्टर दैट डॉक्टर ने आपको क्या बताया? डिजीज़ बताया. तो साइन जो होते हैं वो द साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़. जो साइन है वो कुछ इंडिकेशंस देते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिजिशियन जो
पैथोलॉजी फिजिशियंस है, फिजिशियंस आपको कुछ और टेस्ट करने के लिए कहेगा, वो कहेगा लैब टेस्ट कराओ, ठीक है, क्योंकि देयर आर सो मेनी सिम्टम्स आर सेम बट डिजीज़ में भी डिफरेंट। सिम्टम्स बहुत सारे डिजीज़ के सेम होते हैं और डिजीज़ डिफरेंट होती है। अब डिजीज़ कैसे आइडेंटिफाइड होती है? थ्रू सम लैब टेस्ट। क्लियर? लेबोरेटरी टेस्ट हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट से पिन पॉइंट हो जाती है डिजीज़। सो इन दिस वे डिजीज़ आइडेंटिफाइड होती है। क्लियर स्टूडेंट? सो डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज, यू हैव अंडरस्टूड कि डिजीज़ क्यों हो रही है और इसके कॉजेज क्या है। क्लियर? अब आता है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। एक्यूट डिजीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्रोनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और क्रोनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ, यदि क्रोनिक डिजीज़ है तो कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ, हम लॉन्ग टाइम से पुअर हेल्थ से गुजर रहे हैं, ठीक है। वी कैन इमेजिन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ हैव डिफरेंशिएट इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। दोनों तरीके की डिजीज़ हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। और क्रोनिक डिजीज़ क्या करती है? क्रोनिक डिजीज़ धीरे धीरे हमारी फंक्शनिंग को पुअर करती जाती है और बॉडी अफेक्टेड वेरी लॉन्ग टाइम, कभी कभी बहुत लंबे समय के लिए बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। एक्यूट डिजीज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। जैसे कफ एंड कोल्ड है, कफ एंड कोल्ड टाइम टू टाइम हम लोग कफ एंड कोल्ड से सफ़र हो रहे हैं, ठीक है ना। वीक में, कभी कभी वीक में होते, कभी कुछ, तो जब एक टाइम भी कफ एंड कोल्ड हमारा फिनिश हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज़। बट ये लॉन्ग टाइम चल रहा है तो इट मीन्स कि वी आर सफरिंग एक्यूट डिजीज़। क्लियर स्टूडेंट? So, we do not lose weight, we do not become short of breath, we do not feel tired all the time because the few days of cough and cold, इसमें ये दिया है कि cough and cold यदि थोड़े से समय के लिए है तो हमको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अभी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है तो इट कैन बिकम अ ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कॉजेज ऑफ डिजीज़। कॉजेज ऑफ डिजीज़ बेसिकली क्या है कि कॉजेज ऑफ डिजीज़ में अब डिजीज़ के पर्टिकुलर कॉजेज रीड करेंगे। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज़ वी मस्ट रिमेंबर देयर आर 3 लेवल ऑफ कॉज। 3 टाइप के और 3 लेवल रीजन्स हो सकते हैं। लेट अस लुक एट एग्जाम्पल्स। इफ़ देयर आर बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, वी कैन से कॉजेज ऑफ लूज मोशन इज़ अ इन्फेक्शंस एंड वायरस। यदि एक ही कॉज एक ही है, मीन्स सिम्टम्स एक ही हैं बट उसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। बेबी को यदि लूज मोशन है तो इट मीन्स कि वो इन्फेक्शन, उसको डिजीज़ आई है, ठीक है। वो वायरस की हो सकती है। इमीडिएट कॉज क्या हो सकता है कि वायरस की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दिस वायरस कम? अब ये सेकेंड लेवल पर वायरस आया कहाँ से, ठीक है। तो वायरस किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, क्लियर है, ठीक है। वन रीज़न माइट दैट द baby is not healthy, as a result it might be more likely to be disease when exposed to risk। जो बेबी हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिनका फूड प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिनकी प्रॉपर केयरिंग नहीं हो रही है, वो बच्चे क्या होते हैं, जल्दी किसी भी डिजीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनके लिए डिजीज़ एक्सपोज एक रिस्क होती है। वेयर एज हेल्दियर बेबी वुड नॉट, और जो हेल्दी बेबी है उसमें नहीं होता है। तो अब यहाँ पर 2 टर्म्स आए, हेल्दी बेबी को क्यों देर से हो रहा है, पुअर, और जो पुअर हेल्थ वाला बेबी से क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके नरिशमेंट में फ़र्क है, ठीक है। वी आर गोइंग स्टेप बाई स्टेप स्टूडेंट। आपको इसको कैसे, कॉज को, यदि किसी चीज़ का कॉज ढूंढना है तो स्टेप बाई स्टेप आपको एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 टर्म्स आए हैं कि पुअर हेल्थ और गुड हेल्थ। जो गुड हेल्थ वाले हैं उनके लिए डिजीज़ जल्दी एक्सपोज नहीं होती है, पुअर हेल्थ में जल्दी एक्सपोज होती है। तो अब पुअर हेल्थ और गुड हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज़ नरिश्ड फूड के ऊपर। फूड कैसा है, नरिशिंग है कि विदाउट नरिशिंग है, मीन्स बैलेंस्ड है कि ऐसे ही है विदाउट बैलेंस, ठीक है। यदि गुड नरिशमेंट है
तो उसका सेकेंड लेवल ऑफ का जो रीज़न होगा डिजीज़ का वो बहुत कम होगा, मतलब उसको डिजीज़ एक्सपोजर बहुत कम होगा। क्लियर? यदि पुअर नरिशमेंट है तो डिजीज़ एक्सपोजर बहुत फास्ट होगा। थर्ड वन आता है, इट इज़ पॉसिबल दैट बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस। बेबी में जेनेटिक डिफरेंस मीन्स कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिक लेवल पर आगे ट्रांसमिट होती हैं, उसमें पुअर हेल्थ और नरिशमेंट का इफ़ेक्ट बहुत ही लाइट होता है, बट जेनेटिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हुई है तो वो डिजीज़ आगे ही रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? और जो जिनको जेनेटिक डिजीज़ होगी उनको सिम्टम्स जल्दी आएंगे। ठीक है, विदाउट अ वायरस, जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट अलोन। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली सम रीजंस। क्लियर? अब आता है कंट्रीब्यूटरी डिजीज़ क्या होती है, जो कंट्रीब्यूट हो रही हैं। ठीक है ना, कंट्रीब्यूटरी डिजीज़ की पॉइंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन कंट्रीब्यूट हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूटरी डिजीज़। और ये कैसे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बाय, यदि वो ड्रिंकिंग वाटर उसका प्रॉपर नहीं है, या तो वो एयर से होगी, ठीक है, या वो फूड से होगी, या वो ड्रिंकिंग, तीन ही सब्सटेंस है बॉडी में एंटर होने के लिए, बाय ब्रीथिंग के थ्रू या बाय फूड के थ्रू। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? या ड्रिंकिंग के थ्रू हुआ, या ब्रीथिंग के थ्रू हुआ, या जो फूड हम ले रहे हैं उसके थ्रू हुआ। क्लियर? तो ये सम रीजंस हो सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ these causes we have discussed here what is infectious disease or non-infectious disease. So before infectious or non-infectious disease, we just understood following points. Things to ponder. Do all disease spreaded to people coming in contact with a sick person? क्या सब डिजीज़ प्यूपिल के थ्रू जो सिक पर्सन है उनके थ्रू ही नेक्स्ट उसमें वो हो रही, क्या ये पॉसिबल है? नो। जो कंट्रीब्यूटरी डिजीज़ होगी, इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी, वही सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन पे जाएगी। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द डिजीज़ दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? वो डिजीज़ क्या हैं जो स्प्रेड नहीं हो रही हैं। थर्ड, हाउ कुड अ पर्सन डेवलप दीज डिजीज़ दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ सिक पर्सन? ठीक है, जो पर्सन में वो डिजीज़ डेवलप हो रही हैं तो वो सिक पर्सन के कांटेक्ट से हो रही हैं कि कैसे हो रही हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको हमको, जो हमारे माइंड में होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग देयर बेसिस वी विल क्लासिफाइड इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. नाउ स्टूडेंट, I thought that I hope you have understood these all terms. So basically students, you will focus key terms or key points. I will repeated these instructions again and again. Whole biology or whole study basically depends on key points. यदि आपको की पॉइंट्स के बारे में क्लियर है, यू कैन एलोबरेट और यू कैन डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर टर्म्स। और ये की टर्म्स ही नहीं पता है तो आप कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल की टर्म्स क्या है? एक्यूट डिजीज़, डेफिनेशन ऑफ एक्यूट डिजीज़, डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़, what is the disease and what is the cause, what is the symptoms, these are key points. सबसे पहले आपसे क्वेश्चन से ही पुटअप होगा, की पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप होता है। जब आपके की पॉइंट्स पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसके डिटेलिंग पर जा सकते हो। तो की पॉइंट सबको क्लियर करना है। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपने घर पे सुरक्षित रहो। ये हम टर्म्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडी अबाउट डिजीज़। ठीक है, वायरल डिजीज़ भी हम लोग थोड़े बहुत स्टडी किया है, और दिस इज़ द पैंडेमिक डिजीज़ कोविड-19, जो कि जिसके कारण ही हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट पे नहीं हैं, बाई फेस कांटेक्ट पे नहीं है ना।
ठीक है, स्कूल होता तो सब कॉन्टैक्ट में होते। सो स्टूडेंट, प्लीज़ फोकस योर स्टडी एंड यूज़ योर टाइम। अपने टाइम को यूज़ करो, ये टाइम जो आपको मिला हुआ है इसको आप प्रॉपरली यूज़ करो स्टूडेंट। नाउ इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ we will discuss in next videos. Before complete now after completing these videos, I just explain all student of ninth A, ninth B, ninth C and ninth D. You all will be focused on your basically submitting your homework submissions में पूरे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस इज़ इंस्ट्रक्शंस माय साइड्स, ठीक है, कि आपको पूरे टाइम पे ही वर्क सबमिट करना है। जो पेंडिंग वर्क है वो पेंडिंग वर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे। और कुछ स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट हैं, A, B, C और D में न्यू स्टूडेंट हैं, उनकी लिस्ट भी है, रुद्र वगैरह C सेक्शन में तो कोई भी नहीं है, A, B और D पर हैं, वो अपना वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। और ओल्ड स्टूडेंट का और न्यू स्टूडेंट का जो होमवर्क आ रहा है, अपलोड हो रहा है, उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे। और ये आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करेगा और आगे आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पर को फेस नहीं करेंगे यदि आपकी अटेंडेंस मेंटेन्ड है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।